गांव की पगडंडियों से लेकर हर घर की चौखट तक मास्टर रामशरण जी का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता था। वे केवल गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक साधारण शिक्षक नहीं थे, बल्कि पूरे इलाके के लिए संस्कार, सरलता और त्याग की एक मिसाल थे। मास्टर साहब ने अपना पूरा जीवन बहुत ही अभावों और संघर्षों में काटा था, पर उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं दिखाई देती थी। जब वे युवा थे, तो उनके कंधों पर न केवल पूरे घर की जिम्मेदारी थी, बल्कि अपने दो छोटे छोटे बेटों, रमेश और सुरेश, के उज्जवल भविष्य का सपना भी था। पत्नी शांता देवी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी हर छोटी से छोटी इच्छा का गला घोंटा ताकि बेटों को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सके। ठंड की रातों में जब पुरानी टोपी और घिसी हुई वास्कर पहने रामशरण जी देर रात तक दिए की रोशनी में बच्चों की कॉपियां जांचते, तो उनकी आंखों में केवल एक ही आस होती थी, मेरे बच्चे बड़े होकर एक सुखी जीवन जिएंगे और समाज में सिर उठाकर चलेंगे। समय बीतता गया, मास्टर साहब की मेहनत रंग लाई और दोनों बेटे पढ़े लिखे होकर अपने अपने काम में लग गए। बड़े बेटे रमेश का विवाह सुनीता से हुआ और छोटे बेटे सुरेश का विवाह हनीता से। मास्टर साहब को लगा कि जीवन की सारी तपस्या सफल हो गई, अब हल्ती उम्र में सुकून की रोटी मिलेगी और नाती पोतों की किलकारियों के बीच उनके दिन कटेंगे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। मास्टर साहब के सेवानिवृत्त होने के कुछ ही वर्षों बाद बीमारी के कारण शांता देवी का देहांत हो गया और उनके जाते ही जैसे रामशरण जी के भरे पूरे संसार की नींव हिल गई। पत्नी के वियोग ने मास्टर साहब को भीतर से तोड़ दिया, उनका शरीर जर्जर होने लगा और वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। अब उनकी जिंदगी का एकमात्र आर्थिक आधार वह मासिक पेंशन थी, जो उन्हें अपनी जिंदगी भर की निस्वार्थ सेवा के बदले सरकार से मिलती थी। शुरुआत में तो बेटों और बहुओं का व्यवहार ठीक ठाक रहा, वे पिताजी का हालचाल पूछ लिया करते थे, लेकिन जैसे ही मास्टर साहब की लाचारी बढ़ी और वे पूरी तरह घर पर निर्भर होने लगे, घर की आबोहवा बदलने लगी। दोनों बेटों के दिलों में पिता के प्रति सेवा भाव की जगह उस पेंशन की रकम पर कब्जा जमाने की लालसा पनपने लगी, जो हर महीने की पहली तारीख को मास्टर साहब के बैंक खाते में जमा होती थी। बड़ी बहू सुनीता और छोटी बहू अनीता अक्सर रसोई में फुसफुसाती कि बूढ़े को इस उम्र में इतने पैसों की क्या जरूरत है, दवाइयों और 2 वक्त के खाने के अलावा इनका खर्चा ही क्या है। रमेश और सुरेश, जो कभी अपने पिता के एक इशारे पर सिर झुका लेते थे, अब अपनी पत्नियों की बातों में आकर पिता को एक बोझ और उनकी पेंशन को अपना हक समझने लगे थे। गांव के लोग जब भी रामशरण जी से मिलते, तो वे अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मुस्कुराकर यही कहते कि मेरे बेटे बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कोई न देख पाता। मास्टर साहब को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि जिस घर की ईंट उन्होंने अपने पसीने से सींची थी, उसी घर में अब वे बेगाने होते जा रहे हैं। पर पिता का दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके अपने खून के रिश्ते पैसों के लालच में इस हद तक गिर सकते हैं। दिन बीतने के साथ मास्टर रामशरण जी के घर की आबोहवा पूरी तरह झरीली हो चुकी थी। जो पेंशन कभी रामशरण जी के स्वाभिमान की ढाल थी, अब वही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। बड़ी बहू सुनीता और छोटी बहू अनीता ने मिलकर एक योजना बनाई कि किसी भी तरह बैंक का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लिया जाए। एक दिन बड़े बेटे रमेश ने बहुत ही चालाकी और बनावटी मिठास के साथ पिता से कहा, पिताजी, आपकी उम्र हो गई है, अब आपको बैंक के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ, अपनी पासबुक और एटीएम कार्ड हमें दे दो, हम हर महीने जाकर पैसे निकाल लाया करेंगे और आपकी देखभाल में कोई कमी नहीं होने देंगे। मास्टर साहब ने बेटे की आंखों में झांका, उन्हें सच का एहसास तो हो चुका था, फिर भी बिना एक शब्द कहे उन्होंने अपने थरथराते हाथों से पासबुक और कार्ड रमेश को सौंप दिया। उन्हें लगा कि शायद कागजात देने से घर में शांति बनी रहेगी, पर यह तो सिर्फ अत्याचार की शुरुआत थी। पेंशन का पूरा अधिकार हाथ में आते ही दोनों भाइयों और बहुओं के रंग बदल गए। हर महीने की पहली तारीख को बैंक से पैसे निकलते ही घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता, नए कपड़े और कीमती सामान खरीदे जाते, पर उस हक की मलाई में से मास्टर साहब को केवल तिरस्कार मिलता। धीरे धीरे उन्हें बैठक से हटाकर घर के सबसे सीले और अंधेरे कोने वाले स्टोर रूम में भेज दिया गया, जहां एक टूटी हुई खाट और पुराना फटा हुआ कंबल ही उनकी कुल गृहस्थी बनकर रह गया। बहुएं उन्हें 2 वक्त की बासी रोटी भी ऐसे परोसती जैसे किसी लाचार भिखारी पर एहसास कर रही हों। छोटा बेटा सुरेश और अनीता यह सुनिश्चित करते कि मास्टर साहब किसी से ज्यादा बातचीत न कर सकें, ताकि गांव वालों के सामने उनका पर्दा न खुल जाए। जब भी कभी रामशरण जी का शरीर दर्द से टूटता या मौसम बदलने पर उनकी खांसी बढ़ जाती और वे 50-100 रुपए दवाइयों के लिए मांगते, तो दोनों बहुएं ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
बूढ़े का पेट है या कुआं, पैसे खत्म ही नहीं होते। हर वक्त बीमारी का नाटक रचाए रहते हैं ताकि हमारी कमाई लुटा सकें। सुनीता की ये कड़वी बातें सीधे मास्टर साहब के कलेजे में तीर की तरह चुभती थीं। मास्टर साहब चुपचाप आंसू पोंछ लेते। उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, नहीं गांव में किसी के सामने अपनी पीड़ा का रोना रोया। रात के सन्नाटे में जब कमरों से दोनों बेटों के परिवारों के हंसने खिलखिलाने और टीवी की आवाजें आतीं, तब वह लाचार बाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा उस पुरानी तस्वीर को निहारता जिसमें उनके छोटे छोटे बेटे उनकी गोद में बैठकर हंस रहे थे। उन्हें अपनी गरीबी के दिन याद आते जब वे खुद भूखे रहकर बच्चों के लिए दूध लाते थे और आज वही बच्चे उनके हिस्से का दाना पानी छीनकर खुशियां मना रहे थे। साजिश इतनी गहरी हो चुकी थी कि बेटों ने बैंक के कागजात पर मास्टर साहब के फर्जी अंगूठे के निशान भी लेने शुरू कर दिए थे और बूढ़ा बाप सब कुछ जानते हुए भी केवल अपने बच्चों के सुखी रहने की दुआ मांगता रहा। दिसंबर का महीना आते आते ठंड इतनी भयानक हो चुकी थी कि हाड़ कपा देने वाली हवाएं घर के कोने कोने में पैठ रही थीं। मास्टर रामशरण जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सीले हुए कमरे की टूटी खाट पर पड़े पड़े उन्हें सीने में जकड़न और कफ की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। पुराना फटा हुआ कंबल उस बर्फीली हवा को रोकने के लिए नाकाफी था। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो रामशरण जी ने कांपते हाथों से लाठी टेकते हुए दरवाजे के पास आकर बड़े बेटे रमेश को पुकारा, बेटा रमेश, डॉक्टर से एक बार छाती दिखा दे, बहुत दर्द है। और कोई गर्म पुराना शॉल हो तो दे दे, बहुत ठंड लग रही है। कमरे के भीतर से बड़ी बहू सुनीता की तीखी आवाज गूंजी, रात के 12 बजे कौन सा डॉक्टर आएगा? और हर दूसरे दिन नया शॉल कहाँ से आए? पेंशन के सारे पैसे तो अपनी बीमारियों में फूंक देते हैं, फिर भी मन नहीं भरता। चुपचाप सो जाइए, सुबह देखेंगे। रमेश ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए खिड़की का दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। मास्टर साहब वहीं चौखट के पास कुछ देर बेबस खड़े रहे। उनकी आंखों से बहे आंसू गालों पर ही जमने लगे थे। वे धीरे धीरे घिसकते हुए अपनी खाट पर वापस आए और फटे कंबल को अपने जिस्म से लपेटने की नाकाम कोशिश करने लगे। आधी रात के करीब मास्टर साहब की प्यास से जीभ सूखने लगी। गले से घुर-घुर की आवाज आ रही थी। उन्होंने बेहद क्षीण आवाज में छोटे बेटे सुरेश को आवाज दी, सुरेश, थोड़ा सा गर्म पानी दे दे बेटा, गला सूख रहा है। पर बगल के कमरे से टीवी की ऊंची आवाज और ठहाकों के सिवाय कोई जवाब नहीं आया। दोनों बहुए और बेटे अपने अपने कमरों में हीटर की गर्मी में चैन की नींद सो रहे थे, जबकि उनका बूढ़ा पिता प्यास और ठंड से तड़प रहा था। रामशरण जी को अब समझ आ चुका था कि उनकी सांसों की डोर छूटने वाली है। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से तकिए के नीचे रखी अपनी स्वर्गीय पत्नी की धुंधली सी तस्वीर निकाली, उसे सीने से लगाया और अपनी धुंधली होती आंखों से अंधेरी छत को निहारने लगे। उनकी आंखों में बेटों के लिए कोई आक्रोश या बद्दुआ नहीं थी, बस एक अटूट वात्सल्य था। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटों को माफ कर देना, वे नादान हैं। उन्हें कभी मेरी तरह बेबसी का मुंह देखना पड़े। और इसी मौन प्रार्थना के साथ कड़ाके की उस काली रात में मास्टर साहब की जर्जर देह शांत हो गई। उनकी आंखों का एक आखिरी आंसू हलकर गाल पर जम गया, जो उनके अनकहे दर्द का गवाह था। सुबह जब सूरज की पहली किरण सीले कमरे में पड़ी तो दोनों बेटों को पिता की खामोशी पर थोड़ा अचंभा हुआ। सुरेश जब कमरे में गया और मास्टर साहब का हाथ छुआ तो वह बर्फ की तरह ठंडा था। बाप के गुजर जाने की खबर सुनकर बेटों और बहुओं के चेहरे पर मातम के बजाय एक अजीब सी जल्दबाजी आ गई। उनके मन में पिता की मृत्यु का दुख कम और पेंशन के अंतिम क्लेम तथा खाते में पड़े बचे हुए रुपयों को हासिल करने की उतावली ज्यादा थी। मास्टर रामशरण जी के अंतिम संस्कार की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर में फिर से वही लालच और धन का बंटवारा हावी होने लगा। 13वीं का दिन खत्म होते ही दोनों बेटों और बहुओं ने मास्टर साहब के उस सीले और अंधेरे कमरे को खंगालना शुरू कर दिया। उनके मन में बस यही उधेड़-बुन थी कि बैंक की पुरानी पासबुक, चेकबुक या पेंशन से जुड़ा कोई गोपनीय कागज मिल जाए, ताकि खाते में बचा हुआ आखिरी एक एक रुपया भी आपस में बांटा जा सके। संदूक का ताला तोड़कर जब रमेश और सुरेश ने उसमें रखे पुराने कपड़ों को बिखेरा, तो मास्टर साहब की उस घिसी हुई पुरानी वास्कट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा मिला। लिफाफे पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, रमेश और सुरेश के लिए। बड़ी बहू सुनीता ने झट से कहा, जरूर इसमें बैंक के किसी गुप्त खाते के कागजात होंगे। रमेश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें बैंक की एक आधिकारिक रसीद और हाथ से लिखा एक पत्र था।
जैसे जैसे रमेश उस पत्र को पढ़ने लगा, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और कमरे की हवा भारी होती चली गई। पत्र में मास्टर साहब ने लिखा था, मेरे प्यारे रमेश और सुरेश, मुझे मालूम था कि तुम दोनों और मेरी बहुएं मेरी पेंशन के पैसों के लिए हर महीने बैंक के चक्कर काटते थे और मुझसे छिपाकर दस्तावेजों पर मेरे अंगूठे लगवाते थे। तुम सोचते थे कि तुम्हारा बूढ़ा बाप सठिया गया है और उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बेटा, एक बाप की आंखें अपने बच्चों का हर झूठ और हर छलावा बहुत अच्छे से पढ़ लेती हैं। जब तुम मेरी पेंशन का कार्ड छीन कर लाए थे, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। दुख बस इस बात का था कि तुमने मांगकर क्यों नहीं लिया। तुम मांगते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देता। मुझे मालूम था कि तुम मेरी दवाइयों और खाने पर खर्च करने से हिचकिचाते थे, पर मैंने कभी ईश्वर से तुम्हारी शिकायत नहीं की। महीनों पहले जब मुझे अपनी बिगड़ती तबीयत का एहसास हुआ, तो मैं छिपकर बैंक गया था। मैंने अपनी पेंशन के खाते से एक विशेष व्यवस्था कराई थी। मुझे मालूम है कि तुम दोनों के बच्चों मेरे नाती पोतों की पढ़ाई और भविष्य की राह आसान नहीं है। इसलिए मैंने अपनी मासिक पेंशन का 60% हिस्सा सीधे उन बच्चों की उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा की फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करवा दिया है, जिसे तुम दोनों भी बच्चे के बालिग होने तक निकाल नहीं सकोगे। बाकी बचा हिस्सा मैंने तुम दोनों के नाम आधा आधा वसीयत कर दिया है। तुमने मुझसे मेरी रोटी और दवाइयाँ छीनी, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे बच्चों का भविष्य नहीं छीन सकता था। मेरी अंतिम सांस तक मेरी केवल यही प्रार्थना रही कि ईश्वर तुम्हें कभी किसी का मोहताज न बनाए। अगर मेरे इस फैसले से तुम्हें दुख पहुंचा हो, तो अपने बूढ़े बाप को माफ कर देना। पत्र के खत्म होते ही कमरे में एक ऐसा भयावह सन्नाटा छा गया जो किसी का भी कलेजा चीर दे। छोटी बहू अनीता के हाथ से वह पत्र छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। रमेश और सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस पिता को वे लाचार, बेवकूफ और बोझ समझकर तिल तिल मार रहे थे, वही पिता अपनी एक एक रोटी का निवाला मारकर कड़ाके की ठंड में बिना दवाइयों के तड़पते हुए भी केवल उन्हीं के बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहा था। उनका लालच, उनकी साजिशें और उनका अहंकार मास्टर साहब के उस असीम वात्सल्य के सामने चकनाचूर हो चुका था। पिताजी! सुरेश एक तीखी चीख के साथ मास्टर साहब की उस खाली, टूटी हुई खाट पर गिर पड़ा। वह उस फटे हुए पुराने कंबल को अपने चेहरे से लपेटकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा, जिसे एक रात पहले उसका बाप ठंड से ठिठुरते हुए ओने की भीख मांग रहा था। रमेश अपनी छाती पीट पीट कर उस खाली कमरे में दहाड़े मार रहा था। हम राक्षस थे पिताजी। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। हमें माफ कर दो। एक बार वापस आ जाओ पिताजी। हम आपकी पेंशन नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बहुएं घुटनों के बल बैठकर अपनी छाती पीट रही थीं, पर अब पछतावे के उन कड़वे और झरीले आंसुओं को पोंछने के लिए मास्टर साहब के वे ममता भरे, थरथराते हाथ कभी वापस आने वाले नहीं थे। घर के उस सीले कोने में केवल एक खामोश सन्नाटा गूंज रहा था, एक ऐसा सबक बनकर जो उन्हें जिंदगी भर पल पल मारने वाला था। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।